नमस्कार, बाखबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो नौकरशाही पर मध्य प्रदेश में सियासी नुक्ताचीनी का खेल चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर घमासान मचा हुआ है। कमलनाथ ने अफसरों को धमका दिया है और बीजेपी ने नौकरशाही को साधने की कोशिश की है। दरअसल मामला यह है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ये बोले हैं कि अफसरों पर चर्बी चढ़ी थी। कमलनाथ ने यह भी कहा कि हमारे सामने सिस्टम को बदलने की चुनौती थी। तो वहीं कमलनाथ के इस बयान पर वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो गुंडिज्म पर उतर आई है। दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, कर्मचारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं और कर्मचारियों को धमकाना कांग्रेस के मूल चरित्र में रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो है वो कर्मचारियों के साथ खड़ी है। कमलनाथ कर्मचारियों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करना चाहते हैं। साथ ही साथ गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ऐसा पहली बार नहीं कह रहे हैं। ये कमलनाथ की हार की हताशा है जो कर्मचारियों को धमका रहे हैं। कर्मचारियों बिल्कुल भी चिंता ना करें, इनकी धमकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि पूर्व सीएम कमलनाथ एक बार पहले भी एक बयान दे चुके हैं जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब मेरी चक्की चलेगी तो बहुत बारीक पीसेगी। जो चक्की वाला उनका जो बयान था वो भी काफी चर्चा में रहा था और अब एक बार फिर से उनका जो चर्बी वाला बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अफसरों पर चर्बी चढ़ी थी, हमारे सामने सिस्टम को बदलने की चुनौती थी। इस बयान के बाद बवाल मच गया है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रमेश शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं आशीष दुबे जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं रमेश जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि कर्मचारियों को धमकाने का एक बार फिर से सिलसिला सा चल पड़ा है और जिस तरीके से कमलनाथ जी का ये जो बयान आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बहुत चर्बी चढ़ी थी या वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास सामने सिस्टम को बदलने की चुनौती थी, तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि कर्मचारियों के बारे में इस तरह की बात कहकर के वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मोटे तौर पर अगर आप भारत का केंद्रीय सत्ता का स्वरूप देखें या राज्यों की सत्ता का स्वरूप देखें, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो प्रशासन तंत्र है जिसको हम सरकारी तंत्र कहते हैं, इस पर कांग्रेस का नियंत्रण अपेक्षाकृत अच्छा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों का नियंत्रण वैसा नहीं रहा जैसा कांग्रेस के समय होता है। आप अगर देखें कि अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने या कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने या कांग्रेस के विभागीय मंत्री ने जो आदेश दिया है उसके क्रियान्वयन का प्रतिशत और गैर कांग्रेसी दलों के क्रियान्वयन का प्रतिशत में बहुत अंतर होता है। तो ब्यूरोक्रेसी पर और प्रशासन तंत्र पर कांग्रेस का नियंत्रण अपेक्षाकृत हमेशा मजबूत होता है। अब उनकी शैली जैसी भी रही हो, चाहे उनकी शक्ति रही हो या उनका जो भी कुछ कारण रहा हो, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में ये बात अपने आप में आ रही है कि 2023 में चूंकि कर्नाटक के चुनाव परिणाम को देख करके वो बहुत उत्साहित है और उस उत्साह में उनको लग रहा है कि ये जो 4-6 महीने की सरकार बनी है, इस 4-6 महीने की सरकार में ब्यूरोक्रेसी वर्तमान सरकार को सहयोग ना करे और इस वजह से वो कहीं ना कहीं चेतावनी भरा स्वर उन्होंने दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव के उत्साह के बाद उनमें जो आया है तो प्रशासन पर वो अभी से अपने कुछ ग्रिप ऐसे बनाए रखना चाहते हैं। एक और बात जो मुझे अनुभव है कि जब भी कभी प्रशासन तंत्र में ये बात फैलती है कि सरकार किसकी आना है किसकी जाना है, तो वो कहीं ना कहीं विपक्ष की दलों को सूचना देना आरंभ कर देते हैं प्रशासनिक तरीके से, गुप्त रूप से, व्यक्तिगत तौर पर। उसका कारण है कि प्रशासन में जो कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो आते तो सामान्य वर्ग से ही हैं। वो जिस वर्ग से आते हैं उनके कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में, परिचित में, उनके मोहल्ले में, तो कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल में व्यक्ति होता है। तो ऐसा परिवर्तन हमने 77 में भी देखा, 80 में भी देखा, 90 में भी देखा। 90 में भी ये लग रहा था कि अब कांग्रेस हारेगी, तो अधिकारियों ने संपर्क बढ़ाना अपना आरंभ कर दिया था। तो मैं समझता हूं कांग्रेस भी ये जो कमलनाथ जी ने बात कही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं वो ये मैसेज संदेश देना चाहते हैं कि सरकार की सूचनाएं उन तक आने लगे और कुछ लोग उनको सूचना देने लगे। इसलिए भी उनके तीखी और जो तल्खी है उनकी, उसके पीछे ये कारण रहा है। जी
जी, जी। बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं न कहीं कर्मचारियों को ऐसा लगता है और सही बात है। चलिए मैं रुख करना चाहूँगा आशीष जी का। आशीष जी, बड़ा सवाल ये है कि कर्मचारी वर्ग जो होता है, वो किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य की सरकार को बनाने में या सरकार को गिराने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और कर्मचारियों को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहले भी एक बात बोल चुके हैं, जब उन्होंने कहा था कि जब हमारी चक्की चलेगी तो बहुत बारीक पीसेगी। और उनका ये जो बयान है काफ़ी वायरल भी हुआ था, इसको लेकर के इस काफ़ी चर्चा में रहा था ये बयान, काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी इस बयान ने। और अब उसके बाद ये चर्बी वाला बयान आया कि बहुत चर्बी चढ़ी हुई थी और इस तरह से वो बातें कह रही हैं। तो कर्मचारी वर्ग को लेकर के बार बार उनका इस तरह से बयान देना क्या इशारा कर रहा है आशीष जी? देखिए, अब अगर यूं देखा जाए तो कर्मचारी जो वर्ग है, एक सरकार जब लंबी चलती है, लगभग 2 दशक चलती है, तो बहुत सारे अक्सर कर्मचारियों का माइंडसेट लगभग लगभग वैसा होने लगता है। स्वाभाविक है, जब कांग्रेस का लंबा शासन था तब भी उस तरह से होता था। तो अभी एक लंबा है और ये बिल्कुल तय है कि इनको कांग्रेस को अभी ब्यूरोक्रेसी से उनका जो इशारा है, जो मुझे जितना समझ आता है, वो लगता है कि जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं उनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि जो अधिकारी काम नहीं कर पाता है वो चैन की नींद उसको सोना नहीं चाहिए। तो ये जो स्थिति है वो सिर्फ यही है कि कर्मचारी वर्ग खास तौर पर ब्यूरोक्रेसी को वो साधना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं तो न्यूट्रल होकर काम करे। यही बात उन्होंने पिछले साल भी चुनाव के दौरान कही थी। तो अब और उन्होंने जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी ये बात कही थी कि उन्होंने बहुत सारे भाजपा और इस तरह की मानसिकता के लोग तंत्र में आ गए हैं, उन्हें बदलने में मुझे बहुत समय लग गया और उनकी भी एक वजह रही कि जिसकी वजह से उनकी सरकार उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई। इस तरह की कुछ बातें उन्होंने तब भी कही थी। तो ये ठीक है, लेकिन कर्मचारियों को सबको हतोत्साहित करना भी ठीक नहीं है। अगर इस तरह से वो कोई बात कहना चाहते हैं तो उन्होंने स्पेसिफिक कहना चाहिए, ताकि पूरे कर्मचारी वर्ग में ये मैसेज ना जाए, पूरे कर्मचारी वर्ग में ये मैसेज ना जाए कि सरकार आएगी तो उनके साथ कोई परेशानी हो जाएगी। तो ये उनको सोचना चाहिए। हालांकि लंबे समय चूंकि वो मध्य प्रदेश के से सांसद रहे हैं और केंद्र मंत्री रहे हैं, तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट के साथ वो काम भी कर चुके हैं। इन सबके उनके बयानबाजी के बावजूद भी ये बात तो सभी लोग मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी से काम लेने में वो अभी मौजूदा जो निजाम है उससे ज्यादा बेहतर थे। लेकिन संदेश और संकेत की जो बात है वो बहुत साफ होनी चाहिए, ताकि पूरे कर्मचारी वर्ग हतोत्साहित या भयभीत ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उनमें डर का माहौल पैदा ना हो। रमेश जी का मैं वापस शुरू करना चाहूँगा। रमेश जी, जिस तरीके से बीजेपी ये कह रही है, वीडी शर्मा जी जो बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो गुंडिज्म पर उतर आई है, उन्होंने एक नया शब्द ईजाद कर दिया, गुंडिज्म। आधी हिंदी है आधी इंग्लिश है, उन्होंने एक नया शब्द बना दिया गुंडिज्म, यानी गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस का मूल चरित्र है, कर्मचारियों को धमकाना। और साथ साथ एक तीसरी बात और कह दी कि बीजेपी कर्मचारियों के साथ है। तो क्या यह कहा जाए कि उन्होंने इसे एक मौके की तरह देखा और इसे लपकने की कोशिश की है? रमेश जी। रूप से ये बात आपने सही कहा। राजनीति में हमेशा एक राजनेता ने कोई बात कही है और अगर वो थोड़ी सी गरिमा के दाएं बाएं है या शुचिता के दाएं बाएं है तो दूसरा राजनीतिक दल उसको तुरंत लपकता है। पिछले दिनों आप अगर देखें तो कांग्रेस नेताओं को कितने बयानों को भाजपा ने लपका है और भाजपा नेताओं को कितने बयानों को कांग्रेस ने लपका। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कमलनाथ जी के ये जो कर्मचारी वाला बयान है इसको लेकर के लपका है। तो कहीं ना कहीं वो ये संदेश तो देना चाहते हैं, ये जो कमलनाथ जी का जहां अपना अलग संदेश है, तो वहीं इसकी प्रतिक्रिया देकर के जो संदेश देना चाहते हैं नरोत्तम मिश्रा जी और बीडी शर्मा जी, नए शब्द को उन्होंने देकर के संदेश देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो कर्मचारी पूरे वर्ग का सद्भाव या सहानुभूति अपने पक्ष में करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस मौके को बिल्कुल छोड़ा नहीं। और उन्होंने अगर धमकी दी तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो ये उन्होंने कर्मचारी वर्ग को अपने पक्ष में रखने के लिए ये इस तरीके से बयान दिया है। और कहीं ना कहीं अब जो कि कमलनाथ जी के स्वर में एक प्रकार की धमकी तो है, बिल्कुल, तो उसको उन्होंने बिल्कुल मिला करके उसको कि कल को राजनीति में कोई और शब्द का उपयोग करते तो वो अलग तरीके से लेता, तो उन्होंने गुंडिज्म जो है इस समय एक नया शब्द लिया है। तो जो जिसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो
सफेद शब्द भी है और तीखा शब्द भी है। और अगर वो सीधा गुंडा शब्द कहते तो फिर कांग्रेस उस शब्द को पकड़ती। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला ताकि वो शब्द तो ना बने बहस का विषय और कर्मचारियों में संदेश पूरा चला जाए, इसलिए उन्होंने ये शब्द नया गढ़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी इसी बात पर मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा आशीष दुबे जी की। आशीष जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। आशीष जी, जो गुंडिज्म वाली बात सामने आ रही है, जिस तरीके से वीडी शर्मा जी बात बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो गुंडिज्म पर उतर आई है, क्या कहेंगे इस पर? लगता है आशीष जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी खामी की वजह से। मैं वापस से एक बार रुख करना चाहूंगा रमेश जी की ओर। रमेश जी, बात यह है क्योंकि कर्मचारियों की बात चली है तो एक बड़ा सवाल यह भी है कि अगर मध्य प्रदेश की इस समय स्थिति देखी जाए तो कर्मचारियों की जो स्थिति है या जो कर्मचारियों का जो रुख है वो आपको कैसा दिखाई देता है? बात कर्मचारियों को लेकर के हो रही है, बीजेपी अपने तरीके से कर्मचारियों को रिझाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस अपने तरीके से कर रही है, भले ही धमकी दे रहे हों या जो भी कर रहे हों, लेकिन कर्मचारियों की स्थिति को अगर हम देखें या कर्मचारियों के दृष्टिकोण से देखें तो आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति है जमीन पर? देखिए, कर्मचारियों का जो दृष्टिकोण होता है वो अंत तक पता नहीं चलता, क्योंकि उसका कारण यह है कि राजनीतिक दृष्टि से तो सरकारें आती हैं और जाती हैं। आज एक राजनीतिक दल सरकार में है, कल दूसरा राजनीतिक दल सरकार में होगा। तो कर्मचारियों को अगर आप देखेंगे तो लगभग 90% सरकारी कर्मचारी अपनी मुट्ठी को बंद रखता है। अपने चेहरे पर वो कोई भाव ऐसा आने नहीं देता वो किसके समर्थन में और किसके विरुद्ध। हालांकि वो इसमें कोई शक नहीं कि वो समर्थन में भी होता है और विरुद्ध भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो अपने चेहरे में ये प्रकट नहीं होने देता, सील नहीं लगने देता कि वो किसकी तरफ ज्यादा जा रहा है। उसका एक दो कारण होते हैं। उसका एक कारण ये है कि जिस प्रकार हम सरकारों को, राजनीतिक दलों को आते जाते देखते हैं, तो अगर आप पावर देखेंगे तो पावर 80 से 85% तक पावर जो होता है वो कर्मचारी के हाथ में होता है। वो कर्मचारी चपरासी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक हो सकता है, मैं उनको सबको कर्मचारी ही कहता हूँ। हालांकि उसमें एक विभाजन रेखा है, कुछ लोग अधिकारी और हो गए और कुछ कर्मचारी हो गए, लेकिन कुल मिलाकर के वो सारे के सारे तंत्र का हिस्सा होते हैं। तो अब 80 से 85% तक शासन की पावर को यही वर्ग एंजॉय करता है। और यदि किसी नीतियों के क्रियान्वयन से कोई राजनीतिक दल लोकप्रियता पाता है तो उसके क्रियान्वयन में भी कर्मचारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और उसी प्रकार अगर कोई अलोकप्रिय होता है तो उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होता है। कितने ऐसी चीजें होती हैं, अगर हम गाँव में देखें तो नामांतरण के जैसे छोटे छोटे प्रकरणों को भी कर्मचारी 6-6 महीने तक लटका के चलता है। तो अंत में वो हितग्राही होता है, जब तो वो हितग्राही गुस्सा किस पर निकालता है? फिर वो गुस्सा जो है बोर्ड पर ही निकालता है, उस कर्मचारी का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के कर्मचारी का रुख कभी भी पता नहीं चलता। इनका रुख तो जब चुनाव परिणाम आ जाता है उसके बाद पता लगता है किसने किसका समर्थन किया और किसका विरोध किया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कर्मचारी अपना जो अभिमत है उसको अंत तक सामने नहीं आने देते, वो एकदम लास्ट मोमेंट पर डिसाइड करते हैं कि हाँ क्या करना है। चलिए ठीक है, मैं आशीष जी हमारे साथ वापस से जुड़ गए, एक बार उनका रुख करना चाहूँगा। आशीष जी, जिस तरीके से हमने ये देखा कि पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान को लेकर के वीडी शर्मा जी ने कहा कि भाई कांग्रेस लीडरशिप जो है वो गुंडिज्म पर उतर आई है, एक नया शब्द उन्होंने ईजाद कर दिया, गुंडिज्म, तो क्या कहेंगे इस पर आशीष जी? आशीष जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है आशीष जी से हमारा संपर्क एक बार फिर नहीं हो पा रहा है। चलिए वापस से मैं रुख करता हूं रमेश जी का। रमेश जी, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बात कही है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो बयान इस तरह से बार बार कमलनाथ जी दे रहे हैं ये उनकी हार की जो हताशा है उसको दिखाता है। क्या आपको वाकई में लगता है कि हार की हताशा जैसा कुछ है? इसको ये तो खैर अब उन्होंने क्या कहा वो जाने, लेकिन अगर हम कमलनाथ जी का राजनीतिक शैली देखें तो उनकी जो राजनीतिक शैली है वो इतनी तीखी और तेज तर्रारी है। उसका एक कारण है कि आप अगर देखें तो पावर का जो सबसे ज्यादा उपयोग हुआ था वो आपातकाल में हुआ था। कमलनाथ जी आपातकाल में जो आपातकाल के नायक माने गए हैं, संजय गांधी जी, उनकी जो इनर टीम थी 5-7-8 लोगों की, उस इनर टीम में कमलनाथ जी एक थे। तो ये माना जाता था कि उस समय उनकी जुबान का निकला शब्द कानून होता था उस आपातकाल के दौर में। उसके बाद अगर आप देखेंगे 1980 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुमत में आई और मुख्यमंत्री का निर्वाचन होना था तो विधायक दल की बैठक में वो उपस्थित थे, पर्यवेक्षक के रूप में थे या
केंद्र सरकार को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो कुल मिलाकर के विधायकों को किस प्रकार अर्जुन सिंह जी के लिए तैयार किया, ये कमलनाथ जी ने तैयार किया। उनकी आप अगर पूरी, जब वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, उनकी जो घोषणाएं हैं या उनके क्रियान्वयन का ऑर्डर है, बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जिनकी घोषणा और क्रियान्वयन के ऑर्डर जो होता है वो फॉलो होता है। तो उसमें से कमलनाथ जी एक हैं। तो वो तीखी बात करने के आदी हैं, दो टूक बात करने के आदी हैं, वो प्रशासन से सख्ती से काम लेने के आदी हैं, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि वो सख्ती से काम लेने के आदी है। तो ठीक उसी प्रकार अगर उनके हम 15 महीने की सरकार में देखेंगे तो उन्होंने प्रशासन पर पकड़ बनाई थी और सख्ती की थी, और उसी सख्ती का संदेश उन्होंने अपने इस बयान में प्रशासन को दिया हुआ है। तो जो अब आगे तो देखते हैं उसमें क्या होगा, लेकिन उनके स्वभाव के अनुरूप, कार्यशैली के अनुरूप उन्होंने सख्ती का संदेश दिया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन रमेश जी, एक बड़ा सवाल ये भी तो है कि इस तरीके से बयान देना या कर्मचारियों को धमकाना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह से बयान देकर के अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ले रहे हैं? क्योंकि ये भी देखिए, कर्मचारी वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जो सरकार बनाने में या सरकार को गिराने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि कर्मचारी वर्ग जो है किसी सरकार की छवि बनाने में और उस सरकार की छवि बिगाड़ने में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस प्रकार कार्यकर्ता की भूमिका पार्टी का संदेश मतदाता तक, जनता तक, जन सामान्य तक ले जाने में होती है, उसी प्रकार सरकार की छवि बनाना और बिगाड़ना कर्मचारी के हाथ में होता है। लेकिन वो इस तरह की किसी धमकी से ना तो प्रभावित होता है, हाँ कई बार प्रलोभन से तो प्रभावित हो जाएगा वो, लेकिन धमकी से बहुत प्रभावित नहीं होता। तो कमलनाथ जी की इस बात से कर्मचारियों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इसका तो मुझे अभी मैं नहीं कह सकता कि इसका कुछ पड़ेगा, लेकिन उनके वाक्य को प्रचारित करके भाजपा ये जरूर कोशिश कर सकती है कि कर्मचारी वर्ग का समर्थन उन्हें मिल जाए, सद्भाव उन्हें मिल जाए। और कुछ कर्मचारी अगर बाय द वे भाजपा से थोड़ा सा दूर जाने की सोच रहे हो, तो वो इस वाक्य का भाजपा उपयोग करके उन्हें अपने पाले में दोबारा लेने की कोशिश कर सकती है। तो इसलिए ये जो वक्तव्य और इसकी प्रतिक्रिया अभी चलेगी, लंबी चलेगी, और बहुत संभव है कि कुछ रिटायर कर्मचारी जो हैं उनके बयान भी आ जाएं। ये भी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है, ताकि अगर किसी राजनेता के बयान का सीधा प्रभाव कर्मचारियों पर अगर नहीं पड़ रहा है, तो कुछ भूतपूर्व कर्मचारियों को आगे करके, किसी कर्मचारी प्रकोष्ठ को आगे करके अभी ये मामले को थोड़ा खींचा जा सकता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, वापस से मैं एक बार रुक करना चाहूंगा आशीष जी का, हमारे साथ वो जुड़ गए हैं। आशीष जी, क्या इस तरह के बयानों का वाकई में कर्मचारियों पे कोई असर पड़ता है? क्या इस बयान के बाद उन पर कोई असर पड़ेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, ये डिपेंड करता है कि कर्मचारी इसका आकलन किस तरह करते हैं, या क्योंकि पिछली चुनावों के वक्त भी ये बात बोली गई थी। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी वर्ग है, वो कांग्रेस ने जो ओल्ड पेंशन स्कीम का एक वादा किया है, जो उसको लेकर के बहुत मतलब जो है उस पेंशन स्कीम को ना देने से, और कुछ उनके और बहुत सारे मुद्दे हैं कर्मचारी वर्ग के, वो सरकार से जो है कुछ उनका खींचतान चल रही। बहुत सारे संगठन इस समय आंदोलन पे उतारू हैं, बहुत सारे संगठन सरकार को अपनी अपनी तरह से अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार पर असमंजस है, वो कुछ कर नहीं पा रही क्योंकि ये केंद्र सरकार की नीति है, तो भाजपा उस पर मध्य प्रदेश में कोई फैसला नहीं कर पा रही है। और कांग्रेस ने उस पर वादा कर दिया है 2 राज्यों में, इसके बिना पे उसने चुनाव भी जीता है। तो ये जो एक ऐसा नाजुक मसला है कि इसमें, जैसा मैं मानता हूं कि इसमें कर्मचारियों को और कांग्रेस को, अगर कांग्रेस के संदर्भ में, उनके बयान के संदर्भ में बात करें, तो कांग्रेस को अपने स्टैंड को लेकर उनको बहुत कन्विंस करना पड़ेगा कि वो अगर ऐसी बात कहते हैं जिसको भाजपा गुंडाइज्म कहती है, तो उसकी हकीकत क्या है। ये कांग्रेस की तरफ से अगर एंगल होता है तो ये इस तरह से बनता है। और अगर भाजपा अगर इसको करती है तो सियासत के तौर पर बिल्कुल सही है। अगर उनका शब्दों को पकड़ा जाए तो इसमें माना जा सकता है कि भाई इसमें कहीं ना कहीं जो है कर्मचारी वर्ग के प्रति उनका नाराजगी या खिन्नता का भाव है कांग्रेस में। तो ये दोनों चीजें, अब ये डिपेंड करता है कितनी समझबूझ से कर्मचारी वर्ग को साधने की कोशिश भाजपा करती है और कांग्रेस करती है। क्योंकि कर्मचारियों का वोट जो है वो डिसाइडिंग वोट है। सब लगभग 9-9.5 लाख कर्मचारी हैं, 3.5 लाख पेंशनर्स हैं और उनका परिवार है। तो ये बहुत बड़ा वोटों का चक है और सरकार को और
विपक्ष को, दोनों को इसमें बहुत संतुलन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, एक बड़ा वर्ग है और संतुलन के साथ ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है। रमेश जी, अभी चूंकि आशीष जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात उन्होंने बोली है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा है ये भी एक काफ़ी मतलब कहना चाहिए कि असर तो डालेगा चुनाव में। जिस तरीके से कांग्रेस ये वादा कर रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम वापस से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे, तो आपको क्या लगता है कि कितना असर डालेगा ये मुद्दा कर्मचारियों पर? देखिए, निश्चित रूप से जो आशीष जी ने कहा है कि ये मुद्दा कुछ प्रभावित करेगा, और इसके साथ साथ कुछ आंदोलन और हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए संविधान नियुक्तियों में थोड़ी सी उनको कुछ जो है उनको नियमित करने की बात हो रही है, कहीं मानधन बढ़ाने की बात हो रही है। ये जो इस तरह की बातें हो रही हैं, ये मैं समझता हूँ चुनाव पर थोड़ा बहुत तो असर डालेंगे। और जहां पर कर्मचारी बाहुल्य जो राजनीतिक क्षेत्र आते हैं, जैसे भोपाल दक्षिण को हम उसमें मान सकते हैं, भोपाल पश्चिम मध्य को उसमें मान सकते हैं, तो इस तरह की कुछ सीटें जो खासतौर से महानगरों की सीट हैं, ग्वालियर मध्य की हम मान सकते हैं, जबलपुर की इस तरह की, या इंदौर की कुछ सीटों को मान सकते हैं। यहाँ कम से कम कर्मचारियों का वोट, जन सामान्य की बात नहीं कर रहा, कर्मचारियों का वोट 5 से 10% प्रभावित तो होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। आशीष जी की तरफ मैं वापस जाना चाहूंगा। आशीष जी, जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हों या जो अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान है, या और भी ऐसे कई कर्मचारी संगठन हैं जो गाहे बगाहे उनके आंदोलन चलते रहते हैं, तो क्या ये कहा जाए कि अभी भी एक असंतुष्टि का भाव है कर्मचारियों में सरकार को लेकर के? लगता है आशीष जी से हमारा संपर्क एक बार फिर से टूट गया है। चलिए, यही सवाल मैं रमेश जी से पूछना चाहूंगा। रमेश जी, जैसे हम देखते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान है, या और भी ऐसे कर्मचारी संगठन हैं जो आंदोलनरत हैं, तो क्या ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं एक असंतुष्टि की भावना है कर्मचारियों में सरकार को लेकर के, सरकार के कामकाज को लेकर के? निश्चित रूप से ये संतुष्टि की भावना है। और जब भी चुनाव आते हैं, कुछ कर्मचारी संगठन सोचते हैं कि चुनावों के समय वो अगर बात को ताकत के साथ रखेंगे, धरना आंदोलन प्रदर्शन करेंगे, मीडिया में जाएंगे, तो सरकार पर दबाव पड़ेगा और उनकी मांगे पूरी हो सकती हैं। और ऐसा हुआ भी है पिछले काफी दिनों में। तो ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपना मानधन बनाने की बात कर रहे हैं, या नियमितकरण की कहीं बात, संविदा नियुक्तियों में नियमितकरण की बात हो रही है, तो ये जो बातें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो आश्वासन है, तो जैसे थोड़ी देर के लिए उन्होंने ओल्ड पेंशन का कह दिया है कांग्रेस का, ठीक उसी प्रकार ये इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में कर्मचारी हित की कुछ घोषणाएं सरकार भी कर सकती है, कुछ वादे सरकार कर सकती है, और कुछ और वादे कांग्रेस भी कर सकती है। क्योंकि अभी 3-4 महीने का है, तो अभी जितनी घोषणाएं हुई हैं साल भर में भविष्य के लाभ देने की, वो कुछ ना कुछ तो फर्क उस पर चुनाव पर डाले गई। जैसे एक उदाहरण ही देना चाहता हूँ, कर्मचारी से हट करके उदाहरण देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि हम लाडली बहना को 1000 रुपए देंगे। कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि अगर हम सरकार में आए तो हम 1500 देंगे। तो उसके बाद फिर शिवराज जी की घोषणा फिर आई कि हम 3000 तक कर देंगे, लेकिन उसका प्रक्रिया बनाएंगे कि 1000 से 1200, फिर 1500, फिर 1800 प्रक्रिया बनाएंगे। तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दल कोई घोषणा करेगा और दूसरा राजनीतिक दल कुछ ना कुछ उसका विकल्प निकालेगा। ठीक उसी प्रकार कर्मचारियों के मामले में भी हमको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अभी 3-4 महीने में जो घोषणाएं कांग्रेस ने की है उसका विकल्प भाजपा निकालेगी, और भाजपा जो घोषणाएं करेगी उसका विकल्प कांग्रेस निकालेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, विकल्प की राजनीति भी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि पूर्व सीएम कमलनाथ ने कर्मचारियों को लेकर के जो बयान दिया है, उसे लेकर के बीजेपी हमलावर है, और बीजेपी का साफ तौर पर कहना यह है कि हम कर्मचारियों के साथ हैं और कर्मचारियों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यह देखने वाली बात होगी कि कर्मचारियों का रुख किस तरफ रहता है, बीजेपी की ओर या कांग्रेस की ओर। बाखबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार। क्यों लगना है